चैप्टर 6 नया सफर। अंश सोना के होठों पर अपने होठ रखकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। उसकी इस हरकत पर सोना की आंखें बड़ी हो गई और उसने अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाकर अपनी पूरी ताकत से उसे एक तमाचा मार दिया, जिससे अंश का सर एक ओर झुक गया। उसने गुस्से से सोना को देखते हुए कहा, हाउ डरे यू। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर सोना के दोनों हाथों को पकड़कर मोड़ते हुए कमर से लगा दिए। फिर दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़कर बिना वार्निंग के किस करने लगा। इस बार उसके किस करने में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। वो सोना के होठों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। कुछ देर बाद सोना की सांसें उखड़ने लगी तो अंश उससे दूर हुआ, पर उसने उसे छोड़ा नहीं। सोना की सांसें तेज हो चुकी थी और उसका शरीर घबराहट की वजह से कांप रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू थे और वो सहमी नजरों से अंश को देख रही थी। अंश को बहुत गुस्से में देखकर उसने इस बार कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर अंश खतरनाक तरीके से मुस्कुराया और सोना के पास आते हुए अपनी हंसकी वॉइस में बोला, याद रखना, मेरा नाम अंश रायजादा है, जिसे झुकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रही बात सॉरी की तो भूल जाओ, अंश रायजादा ने आज तक न किसी से सॉरी कहा है और न कभी कहेगा। सोना के गले से अंश की गर्म सांसें टकरा रही थी, जिससे उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर ली। उसने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस रही थी। अंश ने उसकी बंद पलकों को देखा जो नम थी। ये देखकर उसने उसे छोड़ दिया तो सोना ने झट से अपनी आंखें खोली। अंश ने उसके होठों के किनारे पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ करके कहा, अगली बार मुझसे उलझने से पहले उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचना, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती उतना बुरा कर सकता है ये अंश रायजादा। ये कहते हुए उसने अंगूठे पर लगे खून को अपने होठों से लगाकर कार के पास आ गया। उसने कार से नोटों के 2 बंडल उस ठेले वाले के हाथ में रखते हुए कहा, और ये तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है उसके लिए। इतना कहकर एक बार सोना को देखते हुए कार में बैठ गया। इस बार भीड़ ने अपने आप ही उसके लिए रास्ता बना दिया और वो चला गया। सोना बुद्ध बनकर उसी जगह खड़ी थी। तभी ठेले वाला अंकल उसके पास आकर बोला, बेटी तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर उन साहब ने तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा कर दिया होता तो फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तुमने जो मेरे लिए किया मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। सोना बस चुप खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना है। उस आदमी ने सोना के आगे हाथ जोड़े और वहां से चले गया। उसके जाने के बाद सोना ने उल्टे हाथ से अपने होठ को साफ किया और अपने चारों तरफ देखने लगी। वहां पर जमा भीड़ अब सोना को ही देख रही थी। उनकी अजीब नज़रों को अपने ऊपर महसूस करके वो काफी डर गई। उसने खुद को संभाला और हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। सोना सीधे अपने भाई के वार्ड में आ गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से टिककर जमीन में बैठ गई। फिर उसने अपने दोनों घुटनों पर अपना चेहरा छुपा लिया और रोते हुए बोली, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है महादेव? क्यों आप हमें हर बार एक ही जगह पर लाकर पटक देते हैं? क्यों? इतना कहकर वो सुबकने लगी। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर बैठे बैठे ही सो गई। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर किसी के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। उसके सामने अंश सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले थे। उसके एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। वो आदमी अंश के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। अंश अपने हाथ में गन को घुमाते हुए बोला, शेखर तुम्हें पता है ना, मुझे धोखा बर्दाश्त नहीं होता। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा कहते हुए वो सामने की ओर थोड़ा सा झुका। उसकी दोनों आंखों में तूफान जैसा कुछ था। शेखर अंश का खास आदमी था, पर उसने कल रात ही उसे उसके दुश्मनों के साथ मिलकर धोखा दिया था और उसे मारने का प्लान बनाया था। अंश की भयानक आवाज सुनकर शेखर को पसीना आना शुरू हो गया। उसने अपने माथे का पसीना अपने हाथ से पोंछते हुए कहा, सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अंश ने अपने कड़क आवाज में कहा, मुझे पता है तुम मेरे दुश्मनों से मिले हुए हो और कल रात क्लब में तुमने ही मुझ पर हमला करवाया था। तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा? ऐसा कहते हुए वो इस आदमी के आंखों में देखे जा रहा था। शेखर की हालत खराब हो गई थी। उसने रोते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं शेखर की बात पूरी हो पाती उससे पहले उसके सिर के बीचों बीच एक गोली आकर लगी और वो वही ढेर हो गया। अंश ने गन से निकल रहे धुएं को फूंक मारते हुए कहा, आई हेट लायर्स। इतना कहकर वो उठा और शौर्य से बोला, इसे कहीं फेंक दो। कल की न्यूज में इसका फोटो आना चाहिए। मेरे दुश्मनों को भी तो पता चलना चाहिए मुझसे उलझने वालों का क्या अंजाम होता है।
उसने ऐसा कहा तो एक बार फिर से उसके दिमाग में इस नीली आंखों वाली लड़की का ख्याल आया जिसके बारे में वो पूरे दिन सोच रहा था। उसकी घबराई हुई नीली आंखें बार बार अंश की आंखों के सामने आ रही थी जो अंश को बेचैन कर रही थी। एक बॉडीगार्ड ने उसके हाथ से गन ले लिया और उसे एक टॉवल दे दिया। उसने अपने दिमाग से उसके ख्यालों को झटका और अपना हाथ साफ करते हुए बोला, दिल्ली जाने की तैयारी करो। इधर सोना आदित्य के पास बैठी थी। उसने डॉक्टर से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी, इसलिए आदित्य के पास रहने के अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। आदित्य को अब भी होश नहीं आया था। सोना ने वक्त देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी सोना को अपने पेट में मरोड़ उठने लगी क्योंकि उसने सुबह नाश्ता के बाद से कुछ भी नहीं खाया था। वो कैंटीन की तरफ आई तभी उसने कुछ स्टाफ को आपस में बात करते सुना। हाँ, ये वही है, जब वो सब हो रहा था तब मैं भी वहीं पर था। मैंने देखा इसने जानबूझकर सीन क्रिएट किया था। दिखने में तो कितनी सीधी सादी है पर हरकतें देखो इसकी। इसने द ग्रेट अंश रायजादा को फंसा लिया। सच अ गोल्ड डिगर। सोना के कान में ये आवाज पड़ी और उसके कान खड़े हो गए। वो उनके पास आकर बोली, क्या कहा? उस स्टाफ ने कुछ नहीं कहा और टीवी पर चल रहे न्यूज की तरफ इशारा किया। टीवी पर न्यूज चल रही थी। दिल्ली का मोस्ट एलिजिबल बैचलर अंश रायजादा आज सुबह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच सड़क पर क्यूट फाइट करते नजर आए। उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें थप्पड़ मारा और बदले में अंश रायजादा ने उसे 2 बार किस किया। ऐसा तो तभी होता है जब कपल्स के बीच रोमांटिक फाइट होती है। उन दोनों को किस करते देख वहां पर भीड़ उमड़ गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोनों कितने करीब होकर पूरी दुनिया को अपना प्यार शो ऑफ कर रहे हैं। कहा जा रहा है वीडियो में दिखाने वाली लड़की एक मामूली सी नर्स है, इसके अलावा उसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। वीडियो में अंश का चेहरा तो साफ नजर आ रहा था पर सोना ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सोना ने ये देखा और उसकी आंखें फैल गई। एक बार फिर से उस दृश्य को देखकर सोना के दिमाग में कई सारे ब्लास्ट होने लगे। वो खुद को संभाल नहीं पाई और बेहोश होकर गिर गई। रात 8 बजे। कुछ देर बाद सोना को होश आया और वह उठकर बैठ गई। वो अपने भाई के वार्ड में सोफे पर थी। उसने देखा कि आदित्य के बेड के पास कबीर शाह बैठे हैं। सोना को जागते हुए देखकर कबीर उसके पास आते हुए बोले, सोना तुम्हें होश आ गया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी बेटा। इतना कहकर उन्होंने सोना के सर की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन सोना उसे रोकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर शाह? कबीर ने कहा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो सोना? ऑफ कोर्स मैं यहाँ आदित्य और तुमसे मिलने आया हूँ। सोना सोफे से खड़े होते हुए बोली, लेकिन हमने सुबह कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है, फिर क्यों आप हमें अकेले नहीं छोड़ देते? कबीर ने कहा, सोना पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम क्यों नहीं समझ रही इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। सोना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, ना कल हमें आपकी जरूरत थी और न आज है। हमने जिस तरह से अपना ध्यान पिछले 13 साल से रखा है वैसे ही अब भी रख सकती है। अब आप जाए यहाँ से। इतना कहकर वह आदित्य की तरफ जाने लगी तो कबीर ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर कहा, इनफ इज इनफ सोना, मैं तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पापा से इस तरह बात करोगी। अगर कल रात में नहीं होता तो आदित्य उस सड़क पर पड़ा होता और तुम कुछ भी नहीं कर पाती। कौन करता तुम्हारी मदद? कौन हॉस्पिटल का बिल भरता? अब भी देर नहीं हुई है, अगर मैं चाहूँ तो अब भी आदित्य का ट्रीटमेंट रुकवा सकता हूँ और तुम्हें इस हॉस्पिटल से बाहर फिकवा सकता हूँ। सोना ने हैरानी से उसे देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कबीर इस तरह बात कर सकता था। वो कबीर की तरफ देखते हुए बोली, यू कांट डू दैट। कबीर बोला, येस आई कैन। CH7 अंश थ्रेटनिंग कबीर। अंश थ्रेटनिंग कबीर। शौर्य और शिवा एक दूसरे को देखने लगे। रेहान ने कहा, लेकिन भाई, आपने उस लड़की को सबके सामने किस किया? हम सब ने देखा। अंश ने उसे घुरकर देखा और कहा, मैंने कहा न, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस। वो बोलते हुए रुक गया क्योंकि फिर से सोना का वो रोता हुआ चेहरा उसके आंखों के सामने आ गया था। शिवा सोफे से खड़े होते हुए बोले, वेल, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस वीडियो को सोशल साइट से हटवा दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए और उस लड़की के लिए ठीक नहीं है। शिवा ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही एक और शख्स केबिन में आया। वह दीप था, अंश का दूसरा बेस्ट फ्रेंड। उसने आते ही कहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ यार, तू किसी लड़की के साथ? भाई, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू ऐसा भी कर सकता है। अंश ने उसे घुरकर देखा। आज सभी लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं? उसने क्रिश को अब भी वहीं पर देखा तो कहा, लगता है तुम्हें फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने कहा मुझे कॉफी चाहिए, डैम इट, उसने कहा और अपने पेन को जोर से पटका। क्रिश ने आई एम सॉरी सर कहा और बाहर भाग गया।
उसके जाने के बाद दीप ने अपनी भान उठाकर शौर्य से कुछ पूछा। शौर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अंश ने अपनी उंगली से अपने माथे को रगड़ा और शौर्य से कहा, शौर्य वो मिस्टर शाह का क्या हुआ, वो कब तक पैसे वापस कर रहा? शौर्य ने कहा, उसने 1 महीने का वक्त मांगा था और इसे पूरा होने में सिर्फ 4 दिन बाकी है। अंश ने कहा, तो फिर किस चीज़ का इंतजार है, पता करो वो कहाँ है। 4 दिन में मुझे मेरे 700 करोड़ रुपए कैसे भी करके वापस चाहिए। शौर्य ने हाँ में सर हिलाया। शाम का वक्त, सोना हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। वो कमरे से बाहर आई। उसने किचन ढूंढा और आदित्य के लिए टिफिन तैयार करने लगी। किचन में काम करने वालों ने उसे रोकना भी जरूरी नहीं समझा, पर सोना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे अपना काम खुद करने की आदत जो थी। सोना ने जल्द ही टिफिन तैयार कर लिया और किचन से बाहर आए। मीरा जो लिविंग रूम में बैठकर अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी, वो अपने नाखून को फूंक मारते हुए बोली, अच्छा है जो तुम्हें अपना काम खुद करना आता है, क्योंकि यहाँ कोई नौकर फ्री नहीं रहता जो तुम्हारी मदद कर दे। सोना ने ये सुना और वो रुक गई। उसने कहा, जी हाँ मिसेज शाह, हमें अपना काम खुद करना आता है। वो क्या है न, हमें कुछ आलसी लोगों की तरह बैठे बैठे मुफ्त की रोटी खाने की आदत नहीं है। उसने कहा तो मीरा ने उसे घुरकर देखा। तुम लड़की मुझे आलसी कह रही हो और मैं मुफ्त की रोटी खाती हूँ। सोना ने कहा, हमने कब आपको आलसी कहा, ये तो आप खुद ही कह रही हैं। मीरा कुछ और भी कहने को थी कि उसने देखा कबीर सीढ़ी से नीचे आ रहा है। वो चुप हो गई। कबीर ने कहा, चलें। सोना ने कहा, हम अपना बैग लेकर आते हैं। उसने कहा और कमरे की तरफ बढ़ गई। कबीर सीधा बाहर निकल गया। तभी एक ब्लैक रोल्स रॉयस का गेट से एंटर हुई। कबीर की नज़र उस पर पड़ी और उसकी चाल की गति धीमी पड़ गई। उस कार का गेट एक गार्ड ने खोला और उससे अंश अपना कोट ठीक करते हुए बाहर आया। लॉन्ग टाइम नो सी मिस्टर शाह। कबीर ने अंश को अपने सामने देखा और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसके साथ शौर्य भी था। उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर रायजादा, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। अंश ने कहा, वेल मिस्टर शाह, अब आपने तो अपना नंबर बंद कर रखा है तो सोचा आपसे मिल ही हूँ। हम अंदर चलकर बात करें, उसने कहा और कबीर के बगल से होकर घर के अंदर आ गया। वह सीधा आकर सोफे पर बैठ गया। उसके पास ही शौर्य भी बैठ गया। उन दोनों को अपने घर पर देखकर मीरा हैरान हो गई। उसने कबीर को वापस से घर के अंदर आते देखा और उसके पास आ गई। उसने धीरे से कहा, कबीर, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कबीर ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा तो मीरा चुप हो गई। अंश पूरे घर भर अपनी नज़र दौड़ाते हुए बोला, एम नाइस हाउस मिस्टर शाह, इसकी कीमत कितनी होगी? कबीर उसके इस अजीब सवाल को सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मैं आपका मतलब समझा नहीं। अंश ने कहा, मुझे आपका वे घर बहुत पसंद आया। मैं सोच रहा था 700 करोड़ के बदले मैं इस घर को अपने पास रख लूं। या फिर वो जोर बाग वाली जमीन के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने कहा तो कबीर की आंखें फैल गईं। अंश ने आगे कहा, मैंने सुना है उसकी कीमत अरबों में है। कबीर ने अपने माथे पसीना साफ करते हुए कहा, मैं वो जमीन आपको नहीं दे सकता मिस्टर रायजादा। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, मैं आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। अंश ने सार्कास्टिकली कहा, कम ऑन मिस्टर शाह, आप पिछले 2 महीने से यही बात कहते कहते थक नहीं गए? कबीर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रायजादा सर, मुझे बस 1 सप्ताह का वक्त चाहिए, मैं आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। अंश ने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए और वक्त नहीं है मिस्टर शाह। 4 दिन में आप मेरा पैसा लौटाए, नहीं तो फुटपाथ पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। कबीर ने ये सुना और उसे जैसे चक्कर आने लगे। अंश खड़ा हुआ और अपना कपड़ा ठीक करते हुए जाने लगा तो उसकी नज़र सीढ़ी पर खड़ी सोना की नज़रों से मिली और वो उसे देखता ही रह गया। सोना भी उसे ही अपनी हैरान नज़रों से देख रही थी। अंश को एक बार फिर से अपने सामने देखकर उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उन दोनों को उस दिन का सारा घटना याद आने लगा। अंश को उसकी आंखें देखकर फिर से बेचैनी महसूस होने लगी। उसने जल्दी से उससे अपनी नज़रें सोना से फेर ली और अपना कोट ठीक करते हुए बोला, सी यू इन 2 डेज मिस्टर शाह। क्या होगा सोना और अंश की दोबारा मुलाकात का नतीजा? कैसे चुकाएगा कबीर अंश का कर्ज? भी कहने को थी कि तभी उसे आदित्य की आवाज़ सुनाई दी। सोना ने अपना हाथ कबीर के हाथ से छुड़ाया और आदित्य के पास आकर बोली, तुझे होश आ गया छोटे, महादेव का लाख लाख शुक्र है। आदित्य को होश आ गया था पर उसकी हालत में अब भी कोई खास सुधार नहीं था। उसके सिर और पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। कबीर सोना के पास आते हुए आदित्य से बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया आदित्य,
मैं और तुम्हारी दी बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा पापा हूँ, कबीर शाह। आदित्य ने सोना को ऐसे देखा जैसे वो पूछ रहा हो कि क्या ये बात सच है, क्योंकि सोना ने जब आदित्य के साथ घर छोड़ा था तब वो बहुत छोटा था। सोना ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपने पिता से नफरत करती थी, लेकिन इस बात को झुकला नहीं सकती थी कि इस वक्त आदित्य कबीर की वजह से जिंदा है। सोना ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आए और आदित्य को पूरी तरह से खतरे से बाहर बताकर चले गए। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। आदित्य दवाई की वजह से सो चुका था, पर सोना की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले 2 दिनों से उसके साथ जो हो रहा था वो उसी के बारे में सोच रही थी। पहले आदित्य को चोट लगना, 13 साल बाद अपने पिता से मिलना और फिर अंश का उसके करीब आना। उसका मन बहुत अशांत था। उसने अपनी कलाई देखी जिसको सुबह अंश ने कसकर पकड़ा था, जिससे उसकी कुछ चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी। इधर अंश अपने प्राइवेट जेट से दिल्ली वापस जा रहा था। उसके चेहरे पर रोज की तरह कोई भाव नहीं थे। उसके हाथ में सफ़ेद रंग का कपड़ा था जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। उस कपड़े से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी जो अंश को बेचैन कर रही थी। सुबह 9 बजे सोना आदित्य को दवाई खिलाने के बाद उसका मुंह टिश्यू से साफ करके उसके पास बैठ गई। उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से पूछा, छोटे, हमें सच सच जवाब देना, तेरी ये हालत किसने की? आदित्य ने जैसे ये सुना तो वो काफी घबरा गया। उसने कहा, दी, ये सब मेरे साथ उसने किया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके रास्ते में आया तो अगली बार वो मुझे जान से मार देगा, और उसने ये भी कहा कि वो आपसे बहुत जल्द मिलेगा। इतना कहकर वो रोने लगा। सोना उसे अपने गले से लगाते हुए बोली, कोई हमें कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे ठीक होते ही हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। आदित्य जिसके बारे में बात कर रहा था उसे सोचते हुए उसकी आंखों में अजीब सा डर था। कुछ देर बाद आदित्य सो गया। सोना उसे छोड़कर रिसेप्शन पर आई। उसने अपने हाथ में पकड़े कार्ड से एक नंबर डायल किया। फोन उठते ही सोना ने बिना किसी भाव के कहा, हेलो मिस्टर शाह, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। कौन है वो जिसने आदित्य की ये हालत की? और सोना अचानक मिस्टर शाह के साथ दिल्ली जाने के लिए क्यों मान गई? किससे भाग रही है सोना?